हेलो एवरीवन। मेडिकोज लर्निंग हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज से हम हॉस्पिटल अटेंडेंट की कंप्लीट फ्री सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और रिवीजन के माध्यम से पूरी तैयारी करेंगे। आज की पहली क्लास में हम पूरा प्ले सिलेबस समझेंगे ताकि आगे आने वाली हर क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करने से पहले कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी एक सेल्फ स्ट्रेटेजी और एक सेल्फ रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे एम्स में कैसे सिलेक्शन लेना है। आपका मेन गोल होना चाहिए एम एम्स। तो उस वो सार्थक तभी हो पाएगा जब आपके पास में एक प्रॉपर रोड मैप होगा। तो इस रोड मैप के तहत इस क्लास में हम पोस्ट कोड 16 के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, ओटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, एमटीएस की पोस्ट के लिए एक सिलेबस ओरिएंटेड क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे और जानेंगे कि आगे की तैयारी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपको पता ही होगा, बेसिक तो पता ही होगा कि सिलेबस को एम्स ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट्स में टेक्निकल हॉस्पिटल डोमेन, फर्स्ट पार्ट में टेक्निकल हॉस्पिटल डोमेन रखा है और सेकंड पार्ट में नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपको पता है कि जो हॉस्पिटल रिलेटेड है, पेशेंट से रिलेटेड है, पेशेंट को शिफ्ट करने से, इन्फेक्शन से, प्रिवेंशन से, हॉस्पिटल डोमेन में हॉस्पिटल रिलेटेड पूछे जाए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनकी संख्या 80 होगी। 80 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे हॉस्पिटल डोमेन से और नॉन टेक्निकल डोमेन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जीके का वेटेज होगा, मैथ का वेटेज होगा और रीजनिंग का वेटेज होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी एग्जाम को फाइट करने से पहले उसका रोड मैप प्रॉपर होना चाहिए। एक क्लीन, नीट एंड क्लीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये करने के बाद में सबसे जो मेन पॉइंट होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई करता है, एक कम रैंक से क्वालिफाई करता है। उसका रीजन है नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल। तो आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है। वो आगे बताएंगे कि कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। वो डिटेल चर्चा आगे करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि ये सिलेबस ओरिएंटेड क्लास है। इसमें किसी भी टॉपिक को इन डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाएगा। सिर्फ ओनली आपको टॉपिक्स बताए जाएंगे कि सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मुझे अभी कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना है और अभी मेरे कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और मुझे कौन कौन से टॉपिक्स को थ्योरी क्लियर करके मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो आइए आज इस क्लास में जानेंगे कि हॉस्पिटल बेसिक्स में जो मैंने फर्स्ट पार्ट रखा है, ये हॉस्पिटल बेसिक्स का रखा है। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल अटेंडेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पोस्ट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो उसकी परिभाषा क्या है, ये वो होता क्या है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की भूमिका क्या होती है हॉस्पिटल में, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट केवल मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ही नहीं करता। उसे हॉस्पिटल के बेसिक वर्क, पेशेंट सेफ्टी, फर्स्ट एड,
बेसिक नर्सिंग की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। एक हॉस्पिटल अटेंड का काम एक मरीज को इधर से उधर ले जाने का काम नहीं होता। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक भूमिका होती है हॉस्पिटल में। ये एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। ये बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए हॉस्पिटल का उसको, पेशेंट की सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोई भी पेशेंट को एकदम से ट्रांसफ़र करते टाइम या किसी भी टाइम उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट एक ट्रेंड होना चाहिए, फिर वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सके और एक पेशेंट को लाइफ सेविंग कर सके। और एक नर्सिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसको। इसी कारण एग्जाम में इन विषयों पर इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो इसी सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे सिलेबस को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे कौन से टॉपिक्स को किस सेक्शन में रखा गया है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में हॉस्पिटल को बेसिक्स को रखा है। तो हॉस्पिटल बेसिक्स में आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं उसमें पहला टॉपिक है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। आपका पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल क्या होते हैं, है ना? जैसे प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, एनजीओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल। तो इतना डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जैसे आईपीडी, ओपीडी, ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होते हैं, आईसीयू, ओटी, एक्स्ट्रा। तो वो आगे डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल्स में कराऊंगा। डे वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से पुटअप हुए हैं, जितने भी सीआरई में अभी कंडक्ट हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो उनकी भी चर्चा करेंगे टॉपिक के साथ साथ में। तो इस जो फर्स्ट पार्ट है हॉस्पिटल बेसिस में, इसका थर्ड में मैंने रखा है हेल्थ केयर टीम, पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को क्या क्या नाम से बोला जाता है। जैसे आईपीडी है, अब आईपीडी को बोलते हैं इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है, और एक होता है ओपीडी। एक बार आपको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में और इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि आउट में मतलब पेशेंट आया, डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली, मेडिसिन ली और बाहर की बाहर एग्जिट हो गया, ठीक है? अब कोई पूछे कि आपको कि ओपीडी, ओपीडी को ओपीडी क्यों बोलते हैं? उसमें पेशेंट आता है, मेडिसिन लेता है, डिस्कस करता है, कंसल्टेंसी लेता है, ट्रीटमेंट करवाता है और घर चला जाता है। इसमें किसी भी तरीके का एडमिशन नहीं होता है। इंडोर पेशेंट में पेशेंट डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेता है और उसमें एडमिट होने की आवश्यकता होती है। पेशेंट को डॉक्टर द्वारा एडमिट किया जाता है और जहां एडमिट किया जाता है उसे आईपीडी बोलते हैं। अब आईपीडी के भी बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, आईसीयू। तो वो आगे इन डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। मैं आपको एक बार बेसिक समझाना चाहता हूँ कि आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी। फिर मैंने रखा है सेकंड पार्ट में इन्फेक्शन कंट्रोल। सबसे कोई भी पेशेंट पेशेंट के साथ साथ आपकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। आपको भी इन्फेक्शन से खुद को भी प्रिवेंट करना है और पेशेंट को भी प्रिवेंट करना है। तो ये तब आप कर पाओगे जब आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का नॉलेज होगा। तो इसमें सबसे पहले हैंड हाइजीन होगा। तो मतलब हैंड हाइजीन में क्या है? हैंड वॉशिंग। किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी होती है। टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग होते हैं, वो टू टाइप्स की होती है, एक मेडिकल और एक सर्जिकल। इसमें टाइमिंग होता है और इसमें अलग टाइमिंग होता है।
तो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट ऐड किए हैं। इसमें हैंड हाइजीन हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट पीपी किट, जिसमें ग्लव्स आ गए, गाउन आ गया, स्पेक, सन ग्लासेस आ गए, और मास्क आ गया। ठीक है, तो ये पीपी किट में आते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब आपको खुद की भी सेफ्टी रखना है पेशेंट के साथ साथ, तो इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या होता है कि भाई आपको कोई मेडिसिन है, डॉक्टर ने या कोई नर्सिंग स्टाफ ने दी आपको या पेशेंट ने, वो एक्सपायरी हो गई, तो आपको कहाँ डिस्पोज करोगे? पेशेंट ने खाना खाया या कुछ भी आपने कोई प्रोसीजर किया, ओरल केयर की, तो वो कहाँ डिस्पोज करोगे? तो वहां एक बायोमेडिकल चैम्बर होता है। उसमें बॉक्स बने होते हैं, रेड, येलो, ब्लैक, वाइट, ऐसे चैम्बर बने होते हैं। तो आपको कौन सा कचरा, कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट आपको कौन से बॉक्स में डालना है? रेड में डालना है, येलो में डालना है, व्हाइट में डालना है, ब्लू में डालना है, निडिल कहाँ डालनी है, कौन से बॉक्स में डिस्पोज करना है निडिल को, ग्लव्स को कहाँ करोगे? आपने ग्लव्स पहनोगे, पेशेंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप कौन से, अगर उस यूज कर लिया हो तो वो कहाँ डिस्पोज करोगे, कौन से में करोगे, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी सीरीज में स्टेरिलाइजेशन। आपको पता होगा कि जैसे ग्लव्स है, ग्लव्स को यूज एंड थ्रो करते हैं, एक बार यूज कर लिया इसको फेंकना होता है, डिस्पोज करना होता है। बायोमेडिकल वेस्ट में के जो चैम्बर हैं, ये जो बॉक्स है, उसमें डिस्पोज करना होता है। ठीक है, पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे सीजर हो गई, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए स्टील के, ओटी के, तो उनको यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते, कॉस्टली होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए उनको रीयूज किया जाता है। अब ये रीयूज करने के लिए, उनको वापस यूज करने के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, क्या स्टेरिलाइजेशन होता है, जैसे बॉइलिंग, गर्म पानी में उबाल कर, ठीक है, ऑटोक्लेव, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा आगे से, शायद आपको पता भी होगा, बट मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है आइसोलेशन। किसी भी पेशेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, कि भाई इन्फेक्शन आगे किसी दूसरे को किसी भी माध्यम से, छींकने से, खांसने से, टच करने से नहीं फैले, तो उस पेशेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कट कर देते हैं, तो आइसोलेशन होता है। तो आइसोलेशन किसको करते हैं, कब करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं, ये पूरी जानकारी आगे के क्लासेस में लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कंटिन्यू इस सीरीज में जुड़े रहना। मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास प्रॉपर माइक नहीं है अभी, प्रॉपर मेरे पास सेटअप नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वॉइस का प्रॉब्लम आएगा, नोट पैड का प्रॉब्लम आएगा, आपको लिखने में भी मेरे को थोड़ा इश्यू क्रिएट हो रहा है। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आगे आने वाली क्लासेस हैं वो आपके लिए बेहतरीन होगी, और आपको जो सिलेबस है वो उसी के ओरिएंटेड होगी, उसी के आसपास को आपको डाटा दिया जाएगा, जिससे आपको आने वाली 27-28 को होने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3 में मैंने बेसिक नर्सिंग केयर के ऐड किया है। अब बेसिक नर्सिंग में बेड मेकिंग, कैसे बेड बनाना है, कैसे बेड शीट को बिछाना है, बेड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे पिलो हुआ, मैकिंटोस हुआ, बेड शीट हुई, ठीक है, ये हुआ। पोजिशनिंग, पेशेंट को पोजीशन देते हैं, जैसे पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको एक सीधी सी भाषा में बताता हूँ। जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम करने से पहले उसको बिठाएंगे, तो एक बेड को, अपन बेड से उसको एक पोजीशन दे दी, ये पोजीशन दे दी, ऐसे बिठा दिया, ठीक है, पहले हेड ऐसे था,
अब यहाँ हेड है और ये लेग है, ठीक है। तो ये 90 एंगल बन रहा है। तो इस पोजीशन को मेडिकल टर्म में बोलते हैं फाउलर, फाउलर पोजीशन बोलते हैं। इसमें भी होती है सेमी फाउलर, हाई फाउलर। जो एंगल होता है ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे सेमी फाउलर में जो ये एंगल होता है वो इस तरीके से होता है, पूरा 90 का नहीं होता। और इसमें पूरा कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हाई फाउलर है, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन है, जैसे पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, तो ये पोजीशन है सुपाइन। उल्टा लेटा हुआ है, ये है प्रोन पोजीशन, ठीक है। ऐसे टाइप्स ऑफ पोजीशन है। आगे क्लासेस लेंगे ना, आगे क्लासेस लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपको तो सिर्फ यही फोकस रखना है कि मेरा क्या सिलेबस है और क्या अभी मैंने अभी तक क्या क्या कंटेंट रिसीव कर लिया है, मेरे पास क्या क्या डाटा कलेक्ट हो गया और क्या क्या करना है। सबसे पहले अगर ये फोकस कर लिया ना, आप कंपटीशन से थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अलग हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गए पेशेंट को कैसे ट्रांसफर करना है, पर्सनल हाइजीन हो गए, वाइटल साइन हो गए। वाइटल साइन तो आपको पता ही होगा, 5 वाइटल साइन होते हैं, ठीक है, जिसमें बीपी, ठीक है, पल्स रेट, टेम्परेचर, है ना, और पेन। तो ये आपको मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा क्लास में कौन कौन से होते हैं और कितना नॉर्मल होता है, और इससे ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होगी। जैसे बीपी होती है 120/80 mm of Hg। तो अगर ये 140 जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, और अगर ये बिलो 80 आ रही है तो इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। अगर मैं बोलूं, अगर आप मेडिकल अटेंडेंट हो, मेडिकल से जुड़े हो, तो मैं बोलूं कि इस पेशेंट की 140 बीपी अबव 140 है, तो ये कौन सी कंडीशन में कंसिडर होगा। तो ऐसे मत बोलना कि इसकी बीपी बढ़ी हुई है, जैसे आप किसी डॉक्टर से डिस्कस करवा रहे हो, सर ऐसे 145 बताइए इसकी बीपी बढ़ी हुई, नहीं सर ये हाइपरटेंशन में है अभी, 140 इसकी बीपी अभी चल रही है, और इस तो हाइपरटेंशन कंडीशन में है। तो कहने का क्या है कि टर्मिनोलॉजी क्या होगी, हाइपरटेंशन, और इसके लिए हाइपोटेंशन। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वाइटल साइंस का आपका हो गया। फिर मैंने फोर्थ पार्ट में रखा है फर्स्ट एड, सबसे मेन डोमेन है आपका, ठीक है। मेन डोमेन कैसे, अगर आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट किया है, अगर आपने रेड क्रॉस सोसाइटी से किया है, या कोई अदर सोर्सेज से किया है, या डीजीएमएस से किया है, कहीं से भी किया है, तो इसमें क्लासेस का प्रावधान होता है 7 डेज से लेके 15 डेज तक का, ठीक है। उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और थ्योरी भी कराई जाती है। तो उसमें जो जो टॉपिक कराए हैं ना, अगर कराए हैं नहीं कराए हैं, आपको किस तरीके से प्राप्त हुआ है आई डोंट नो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जो टॉपिक हैं फर्स्ट एड में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं आपको। इसमें ब्लीडिंग, बर्न, फ्रैक्चर, शोक, सीपीआर, चोकिंग। तो ये फर्स्ट एड के जो टॉपिक हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो इनको ध्यान रखते हुए आगे आपको तैयारी करनी है, बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे टॉपिक ऐसे क्लियर होंगे आपके कि आप हमेशा के लिए आपको रिमेम्बर रहेंगे। आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं, इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर, कोई भी पेशेंट है एकदम से शोक में चला गया, उसको सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले इमरजेंसी केयर में क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट को अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो उसे सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कितने पे चलाना है, ह्यूमिडिफाई मतलब कैसे डायरेक्ट चलाना है, या पानी के अंदर जो वो भरा हुआ चैम्बर भरा हुआ है खाली है, कैसा बेसिक नॉलेज होना। फायर सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं करवाऊंगा आपको, ये अच्छे टॉपिक है, ये आपके अदर सोर्सेज में, अदर एग्जाम में भी काम आएंगे,
और फर्स्ट एड के और इसके मेडिकल अटेंडेंट के पोस्ट 16 कोड 16 के लिए भी आपके काम आएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब जो अपना जो बेसिक बॉडी होता है ना, उसके जो सिस्टम होता है एनाटॉमी में, किस तरीके से अपना बना हुआ है एनाटॉमिकली, तो उसका थोड़ा सा बेसिक अगर नॉलेज होता है तो कुछ क्वेश्चंस एनाटॉमी से भी, उसकी संरचना से भी पूछ लेते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी में आपको बताना चाहूँगा कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम ऐड किए गए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है टच में, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट करो। मैंने बताया वैसे भी कि आगे आने वाली क्लास बेहतरीन होगी, बेहतर से भी बेहतरीन होगी। आपको प्रॉपर सपोर्ट बनाए रखें और आपको प्रॉपर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, रिसोर्सेज को भी इम्प्रूव किया जाएगा, सेटअप को भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो आपको भी एक अच्छी शुरुआत करनी है और मैं इस शुरुआत में आपके साथ हूँ। आप मेरा साथ दो और एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। चलो नेक्स्ट आपको बता दी ह्यूमन एनाटॉमी है, जिस स्केलेटल सिस्टम में जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है अपनी, जो अपने लेग की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की, वो फीमर होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अभी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू क्रिएट हो रहा है थोड़ा सेटअप में, तो थोड़ा कोऑपरेट करें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स की कैसे है, कहाँ से कैसे एक्सचेंज होता है, बेसिक एनाटॉमी बताऊंगा मैं आपको, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवेस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमच, इसोफेगस, ग्रास नली, जो भी है हिंदी इंग्लिश में बोथ में आपको बाइलिंगुअल क्लासेस लेंगे अपन, नर्वस सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है सिक्स्थ जो पार्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, तो उसका कंप्लीट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में मैंने अदर सब्जेक्ट लिए हैं, जो आपका 20 नंबर का डोमेन है, जो आपका वो डोमेन है, उसमें जो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग सेट किए हैं। उसमें आपको न्यूट्रिशन, जैसे कि डेली अलाउंस क्या होता है, कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है होती है। ठीक है, पैरामीटर में क्या हुआ, सोडियम कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, आइडियल, आइडियल पोटेशियम लेवल क्या होता है, ये आयोडीन लेवल क्या होता है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये बेसिक है, ये मैं बताऊंगा आपको। साइंस आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में जीके पढ़ना पड़ेगा आपको, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ की और इंग्लिश बेसिक और कंप्यूटर। अगर इसी स्ट्रेटेजी को, इन टॉपिक को ओरिएंटेड होके, इनको फोकस करते हुए अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं, तैयारी को कंप्लीट करते हैं, तो आपको यहाँ एम्स में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट क्लास आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये फर्स्ट क्लास थी, रिसोर्सेज की कमी थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो मैंने जिन जिन चीज़ों को इग्नोर किया, वैसे ही आप अपनी एक्सटर्नल लाइफ में, आपकी भी कॉम्पिटिटिव लाइफ में, बेरोजगार लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसको इग्नोर करो। आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय आपका रहेगा और वो परेशानियाँ टेम्परेरी रहती हैं, वो अपने आप ही सोल्व आउट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड रहो, अभी एग्जाम पे फोकस करो। आज से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास में। 27 को आपका एग्जाम है, तो आपके पास 25 डेज लेके चलो आप। तो 25 डेज की जो स्ट्रेटेजी है, वो आगे कैसे क्या करना है, एक एक टॉपिक की क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्या क्या पूछे गए हैं, वो एक ही क्लास में रखेंगे। तो जुड़े रहिए, साथ बनाए रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।